हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपने जो बायोलॉजी के जो नोट्स हैं उनका रिवीजन कर रहे थे और हमने जो लास्ट क्लास में छोड़ा था एच2 वाटर की मदद से पेड़ पौधों का कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक छोड़ा था। अब हम यहाँ से आगे देखने वाले हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देख रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे जो रिच सोर्स होते हैं वो होता है हनी, पोटैटो, बनाना, राइस, व्हीट और मटन, चिकन। ठीक है, हनी हनी जो मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और पोटैटो इंडियन पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी शिमला में है। कुफरी कहाँ पे? शिमला में। ये पूछा जाता है वन लाइनियर में। तो बनाना इंडियन बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रिची, तमिलनाडु में। ठीक है, राइस की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कटक उड़ीसा में है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है यहाँ पे। आगे अगर देखें तो राइस बॉल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। हमें बताइए, राइस बॉल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, फिर राइस बॉल ऑफ वर्ल्ड चाइना को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो देखो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भाई आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या ले रहे हैं तो उसका फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना सबसे पहला काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना सबसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे मैंने एक बार बताया था कि जब हम 1 ग्राम फैट खाते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी मिलती है, जबकि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4.3 किलो कैलोरी मिलती है। इसका मतलब फैट से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी। तो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। 4.3 किलो कैलोरी इनसे हमें मिलती है। ठीक, इसको पढ़ते हैं। जैसे जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे शरीर में वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। मतलब जैसे हमने कुछ भी खाया, रोटी खाई है, फल खाया, जो भी खाया, तो वो हमारे शरीर में ऐसा तो नहीं कि वही जाके हमारे हाथ पर ही पैरों में लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं। तो वो हमारे शरीर में ग्लूकोज में बदल जाता है और ग्लूकोज हमारे ब्लड में घुल जाता है और ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिल जाता है। हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन भी जाता है, तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। और देखो ऑक्सीजन जैसे हम जो भी हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जा रहा है। अब ऑक्सीजन ऐसा थोड़ी है कि पूरे शरीर में फैल जाएगा, नहीं, वो ब्लड में मिल जाता है। ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में किस में मिलता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ मिल जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन इसी के कारण ब्लड का लाल रंग होता है। देखो अब कभी हम सोचते हैं कि ब्लड का लाल रंग ही क्यों होता है, लाल रंग ही क्यों होता है ब्लड का, तो वो हीमोग्लोबिन है जिसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, फिर क्या होता है कि यहाँ पे देखो, फिर होता है, एक सेकंड, फिर है जो है ब्लड हमारे ब्लड कोशिकाओं के साथ मिल जाता है। अब ब्लड सेल्स के साथ मिलेगा और फिर कोशिका श्वसन करते हैं, फिर सेल रेस्पिरेशन करती है और वहां पर ग्लूकोज के साथ, अब भाई जब रेस्पिरेशन करेंगे तो सब चीज़ एक साथ मिल जाएंगे। तो वहां पर जब ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और टूट जाता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो टूट जाता है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब जाके हमारे एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज किसमें टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूट जाता है, फिर जाके हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस होता है कि एनर्जी हमें कैसे मिल रही है, इसलिए हमारे लिए भाई ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। तो C6H12O6 ग्लूकोज ये हो गए। ठीक है, जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं 6O2, मतलब ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं तो हमें मिलता है 6CO2, कार्बन मिलता है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल वो मिलते हैं एलिमेंट, और H2O वाटर के मिलते हैं हमें एलिमेंट्स, और यहाँ पे ATP एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। ATP का क्या मतलब होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी एनर्जी रिलीज होती है जब हम सांस लेते हैं, मतलब जब हम सेल रेस्पिरेशन करते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम ATP कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे पावर करेंसी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पावर करेंसी भी कहते हैं। ये ATP माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ये ATP माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। किस में बनता है ATP? यहाँ तो माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में बनता है ATP। तो इसलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस सेल भी कहा जाता है, मतलब सेल का पावर हाउस कहा जाता है। स्टडी ऑफ प्लस हेमेटोलॉजी, ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 तरीके के होते हैं। एक है मोनोसैक्राइड, एक है डाइसैक्राइड और एक है पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड MONOSACHRICHARIDE और DAISACHARIDE और POLYSACHARIDE पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6
ठीक है, जैसे ग्लूकोज का होता है। डाइसैकेराइड का होता है C12H22ON, ठीक, O11 सॉरी। तो डाइसैकेराइड का होता है C12H22O11, C12H22O11, जबकि पॉलीसैकेराइड का होता है C6H10O5 ब्रैकेट में N। अब देखो, दो मोनोसैकेराइड मिलकर, जब दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। मतलब अगर दो मोनोसैकेराइड को ले लूं तो एक डाइसैकेराइड बनेगा, और बहुत सारे डाइसैकेराइड जब मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखो किस किस में क्या क्या मिलता है। जब मोनोसैकेराइड की बात करूँ, तो ग्लूकोज हमें ब्लड में मिल जाती है। ग्लूकोज किस में मिलती है? ब्लड में मिलती है। फ्रैक्टोज फ्रूट्स में मिलती है। ग्लूकोज ब्लड में मिलती है, फ्रैक्टोज फ्रूट्स में मिलती है। तो फ्रैक्टोज जो है ना, स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। काफी बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, तो वो है फ्रैक्टोज। ग्लैक्टोज जो है ना, ग्लैक्टोज ये मिल्क में मिलती है, जो फीमेल मिल्क होता है ना उसमें मिलती है। आगे बात करते हैं, जैसे डाइसैकेराइड हो गया। डाइसैकेराइड किस किस से मिलकर बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो हम मिला देंगे ना, ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिला देंगे तो माल्टोज बनता है। और माल्टोज जो है हमें चावल या चावल के मान में पाया जाता है। मतलब चावल को जब हम धोते हैं ना तो उसमें जो व्हाइट होता है वो चावल का मान होता है, उसमें होता है डाइसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को मिलाते हैं तो सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज ये गन्ने के रस में पाया जाता है, गन्ने का रस निकालते पीते हैं, वो उसमें सुक्रोज होता है, तो वो डाइसैकेराइड है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला दूं तो लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिला दूं तो लैक्टोज बनता है। और लैक्टोज कहाँ मिलता है? लैक्टोज माता के दूध में पाया जाता है। मतलब कोई भी माता जो होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसमें जो है लैक्टोज होता है। और दूध की शुद्धता, जो दूध की मतलब माना होता है कि दूध की शुद्धता अगर मापनी है तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। देखो, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल में। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हमें। आगे बढ़ते हैं। देखो, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हमने सबको बताया फर्मेंटेशन कहते हैं। कहते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में ये प्रक्रिया जो है जीवाणु में होती है। और बताया, ये किसने बताया था? लुईस पास्चर ने बताया था। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था, ठीक है। फादर ऑफ रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा था। व्हाइट रेवोल्यूशन की बात हो रही है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन। देखो, दूध जिसमें लैक्टोज होता है, अभी हमने देखा, और इसकी जो शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अब दूध से दही बन रहा है तो एक प्रोसेस हो रहा है जिसका नाम है मतलब फर्मेंटेशन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया फर्मेंटेशन होता है। लेकिन ये फर्मेंटेशन कर कौन रहा है? ये बैक्टीरिया कर रहा है। तो फर्मेंटेशन कौन करता है? पर फर्मेंटेशन करने में कौन हेल्प करता है? तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। देखो, पाश्चराइजेशन क्या होता है? पाश्चुरीकरण क्या होता है? कि खोज जो लुईस पास्चर ने की थी। मिल्क में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है इससे। जबकि पाश्चराइजेशन जैसा अमूल के हम दूध की थैली मंगाते हैं, वो अब हमारे फैक्ट्रियों से आता है, वो पाश्चराइज होकर आता है। मतलब उसको 1 डिग्री तक, 60 से 70 डिग्री तक उसको उबाला जाता है, जिससे कि उसके जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, बैक्टीरिया जो है वो डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मिल्क में मौजूद हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 60 डिग्री से 70 डिग्री पर की जाती है, वो होता है पाश्चराइजेशन। अब बात करते हैं, देखिए हम देखा अभी हमने डाइसैकेराइड देखा, फिर हमने मोनोसैकेराइड देखा। अब हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड। मतलब एक दो मोनोसैकेराइड मिलाओगे तो एक डाइसैकेराइड बनेगा, बहुत सारे डाइसैकेराइड मिलाओगे तो पॉलीसैकेराइड बनेगा। तो पॉलीसैकेराइड में कौन कौन आता है? सेलुलोज आता है, स्टार्च आता है और ग्लूकोज आता है। कौन कौन आता है? सेलुलोज आ गया, स्टार्च आ जाता है इसमें, और ग्लाइकोजन आता है। तो पॉलीसैकेराइड में हमारा सेलुलोज आता है, स्टार्च आता है और ग्लाइकोजन आता है। सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज और स्टार्च ये प्लांट में पाए जाते हैं भाई। सेलुलोज हो गया और स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया और स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया और स्टार्च हो गया, ये प्लांट में पाए जाते हैं। सेलुलोज और स्टार्च प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि ग्लाइकोजन ये एनिमल और ह्यूमंस में पाया जाता है। एनिमल्स और ह्यूमंस में ग्लाइकोजन पाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। एनिमल्स और ह्यूमंस में ग्लाइकोजन पाया जाता है, जबकि सेलुलोज और स्टार्च जो है प्लांट में पाया जाता है। तो पूछा जाता है यहाँ पे कि सेलुलोज किस में पाया जाता है? प्लांट में। स्टार्च प्लांट में, ग्लाइकोजन एनिमल और ह्यूमंस में। सेलुलोज का पाचन मानव शरीर में नहीं होता क्योंकि उसमें पाया ही नहीं जाता। और प्लांट अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, ग्लूकोज को स्टार्च में बदल लेते हैं जब सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेलुलोज को घास खाने वाले जानवरों की तरह पचाया जाता है, ठीक है। देखो, यहाँ पर ध्यान रखो कि सेलुलोज जो है मानव शरीर में नहीं पाया जाता या उसमें उसका पाचन नहीं होता, लेकिन सेलुलोज को घास खाने वाले जो जानवर होते हैं ना वो उसको पचाते हैं,
ठीक है। स्टार्च का पाचन टाइलिन नामक एंजाइम द्वारा होता है। मतलब अगर स्टार्च का पाचन करना है जो कि प्लांट में होता है तो टाइलिन नामक एंजाइम करता है। तो एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। ग्लाइकोजन का पाचन अमाइलेज एंजाइम द्वारा करता है। अब ग्लाइकोजन का पाचन कौन करता है, डाइजेशन कौन करता है ग्लाइकोजन का, तो अमाइलेज एक एंजाइम है वो करता है। अमाइलेज एंजाइम का ये जाकर अग्नाशय रस में मिलता है। तो अमाइलेज एंजाइम जो है ना ये पैनक्रियाटिक जूस में मिलता है। किस में मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस में मिलता है। अमाइलेज एंजाइम किसमें मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस में मिलता है। तो अमाइलेज एंजाइम जो है पैनक्रियाटिक जूस में मिलता है और ये बनता है कहाँ पे, पैनक्रियाज में बनता है। देखो अमाइलेज एंजाइम पैनक्रियाज में बनेगा और पैनक्रियाटिक जूस में मिलेगा। पैनक्रियाज में बनेगा लेकिन पैनक्रियाटिक जूस में मिलता है अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। और पैनक्रियाज ये हमारे शरीर की सबसे एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। देखो मिक्स जो ग्रैंडुलर है तो वो कौन है सबसे बड़ी, तो पैनक्रियाज है। कौन है, पैनक्रियाज है। अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखो पॉलीसैकेराइड देखा। और डाइसैकेराइड में कौन कौन आते हैं, देखो पॉलीसैकेराइड में हमारा क्या आ रहा था, हमारा पॉलीसैकेराइड में स्टार्च आ रहा था। यहाँ पे देखो पॉलीसैकेराइड में स्टार्च आ रहा था, ग्लूकोज आ रहा था, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च आ रहा है, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च आ रहा है, सेलुलोज आ रहा है और ग्लाइकोजन आ रहा है, ठीक है। सेलुलोज प्लांट में पाया जाता है और स्टार्च भी प्लांट में पाया जाता है, ग्लाइकोजन ह्यूमंस में पाया जाता है। लेकिन जो हम अगर देखें तो अगर हमारा जो सेलुलोज है वो घास खाने वाले जानवर उसका पाचन करते हैं, ठीक है। अमाइलेज एंजाइम जो है हमारा पैनक्रियाटिक जूस में मिलता है। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ बनता है, पैनक्रियाज में बनता है। और जो स्टार्च का पाचन टाइलिन करता है। ये रिवीजन हो गया। अब बात करते हैं हम डाइसैकेराइड की। बात किसकी कर रहे हैं, डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं। इसमें 3 चीज़ होती हैं, माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है, ठीक है। माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है। डाइसैकेराइड में 3 चीज़ें होती हैं, माल्टोज है, ठीक है, सुक्रोज है और लैक्टोज है। माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। इन तीनों को बचाने के लिए एंजाइम यूज होते हैं जो एंजाइम इन तीनों का पाचन करते हैं। एक है माल्टोज का पाचन कौन करता है, माल्टोज एंजाइम, नाम से नेम सेम रहेगा। सुक्रोज का पाचन सुक्रेज एंजाइम, लैक्टोज का पाचन लैक्टोज एंजाइम करता है। और ये तीनों जो एंजाइम है ना, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों एंजाइम इंटेस्टाइन जूस में मिलते हैं, आंतरस में मिलते हैं। तो बात ध्यान रखने हैं कि जो माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये इंटेस्टाइन जूस में मिलता है, आंतरस में मिलता है। ये रस जो छोटी आंत में बनता है। अब इंटेस्टाइन जूस की कौन सी आंत में बनता है, मतलब इंटेस्टाइन में तो बन रहा है लेकिन कौन से में बना है, देखो इंटेस्टाइन जूस में मिलते हैं ये तीनों, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। और इंटेस्टाइन जूस बनता है किसमें, छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा एक सेकंड आवाज ओके। तो कहाँ थे हम, तो हम थे कि मानव शरीर में जो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो होती है 100 to 100 mg पर 100 एलिमेंट mg पर 100 ml, ठीक है, इतनी होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बढ़ने से क्या होगा। देखो जब भी हमारे शरीर में कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ती है और बहुत ज़्यादा कम होती है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ रहा है तो उससे क्या नुकसान होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के बढ़ने से ब्लड में ग्लूकोज होता है। हम सबको पता है कि ब्लड में ग्लूकोज होता है। जैसे अभी हमने प्रोसेस देखा कि कैसे कैसे हमारी एनर्जी बन रही है, ठीक है, कि हमने ऑक्सीजन लिया, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन जो ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई, जब सेल रेस्पिरेशन करा तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन, ब्लड के साथ जो है ग्लूकोज मिल गया, तो वहाँ पे हमारा जो सेल रेस्पिरेशन होता है। तो यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो लीवर उसे ग्लाइकोजन में बदल देता है। देखो प्रोसेस अलग अलग होते हैं। अगर देखो हमारे ब्लड में ग्लूकोज अब बहुत ज़्यादा आ गया, हमारे ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब हम तो सांस तो ले रहे हैं वो तो नॉर्मल है, लेकिन हमने अलग से भी ग्लूकोज चढ़ा ली, अपने बोतल चढ़ा ली, ऐसा मान लो। तो अब क्या होगा कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई। अब लीवर क्या करेगा, उसको देखेगा भैया तो बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई, इनके ब्लड में ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा हो गई,
ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो लीवर क्या करता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। अगर ज़्यादा मात्रा हो तो लीवर उसको ग्लाइकोजन में बदल देगा और इस प्रोसेस को जो ये प्रोसेस कर रहा है लीवर उसको ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहेंगे। लेकिन तो स्टडी ऑफ लीवर हेपेटोलॉजी है, ध्यान रखना ये 1 लाइन में पूछे जाते हैं लीवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी। अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस की बात करूं तो इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में प्रक्रिया होती है। अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, जैसे कि हमने देखा भी ये लीवर क्या कर रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कर रहा है। वैसा तो नहीं है कि अपना आप ही करने लग जाएगा, उसको कुछ इंसाइट करना पड़ेगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस जो है इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में यह प्रोसेस होता है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में प्रोसेस होता है। यह हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल के द्वारा आता है। अब देखो 2 सेल होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, तो गामा और बीटा, ठीक है। तो बीटा सेल के द्वारा कौन से आता है, इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ना, पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी बीटा सेल के द्वारा आता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ अब यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट, अब देखो कार्बोहाइड्रेट जब घटता है, देखो जब कार्बोहाइड्रेट घटता है तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। जैसे कि अभी देखा जब हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो हमारा शरीर लीवर एकत्रित ग्लाइकोजन, जो भाई जितना ग्लाइकोजन था ना उसको इकट्ठा करके ग्लूकोज में बदल देता है। और ग्लाइकोजन को जब ग्लूकोज में बदला जाता है तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के अल्फा सेल के द्वारा आता है। एक होती है बीटा सेल, एक अल्फा सेल। तो अल्फा सेल द्वारा जब अगर ग्लूकोज की कम मात्रा बढ़ जाए तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, तो ग्लाइकोजन हार्मोन की अग्नाशय ग्रंथि के, तो ग्लाइकोजन हार्मोन की जरूरत पड़ेगी। तो ग्लाइकोजन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के अल्फा सेल द्वारा आता है, जबकि वहाँ पे जो है इंसुलिन हार्मोन और जो हार्मोन जो है, एक सेकेंड, ठीक है, तो हार्मोन अग्नाशय, तो इंसुलिन हार्मोन, अब जो ग्लाइकोजेनेसिस होते हैं इंसुलिन हार्मोन कहाँ से आएगा, बीटा सेल द्वारा आएगा, जबकि जो ग्लाइकोजन हार्मोन है वो अल्फा सेल द्वारा आएगा, ठीक है। तो ये कम या अधिक होने से कैसे हमारा प्रभाव पड़ रहा है उसको यहाँ पे बताया गया। अब बात करते हैं इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाए। देखो अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो इसकी सबसे पहले तो देखो इंसुलिन की खोज एफ बेंटिंग ने की थी। किसने की थी, एफ बेंटिंग ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है इंसुलिन की खोज किसने की थी, एफ बेंटिंग ने की थी। और इसमें जस्ता नामक तत्व पाया जाता है, जिंक, ठीक है। तो इसमें जिंक पाया जाता है, जस्ता नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन में एफ बेंटिंग ने इसकी खोज की थी और इसमें जस्ता नामक तत्व पाया जाता है। देखो यदि इंसुलिन हार्मोन घटेगा, अगर इंसुलिन हार्मोन घटेगा जो किससे मिल रहा था, बीटा सेल द्वारा, ठीक है। तो अगर इंसुलिन हार्मोन घटेगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। भाई अगर इंसुलिन ही तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, तो अगर इंसुलिन हार्मोन अगर घट जाएगा तो भाई ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब भाई क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने से रोक कौन रहा है, इंसुलिन ही रोक रहा है। तो अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो यह मात्रा बढ़ जाती है तो डायबिटीज हो जाती है। भाई ये मात्रा अगर बढ़ जाएगी तभी तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं लोग, अगर ये मात्रा बढ़ जाती है तो डायबिटीज हो जाती है। अगर जब इंसुलिन की कमी से कोई डायबिटीज हो रही है तो उस डायबिटीज को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ध्यान रखें, अगर इंसुलिन की मात्रा या इंसुलिन की कमी से अगर कोई डायबिटीज हो रही है तो डायबिटीज मेलिटस हो रही है। कौन सी, डायबिटीज मेलिटस हो रही है। लेकिन एक दूसरी डायबिटीज भी होती है, डायबिटीज इंसिपिटस, ये हमारे एक हार्मोन है उसकी कमी से होती है, ठीक है। तो एक होती है डायबिटीज इंसिपिटस, ये हमारा एक हार्मोन है उसकी कमी होती है डायबिटीज इंसिपिटस। ये एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है की कमी के कारण होता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी से होता है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से निकलता है। तो 2 डायबिटीज है, एक इंसुलिन की कमी से और एक एडीएच की कमी से। तो इंसुलिन की कमी से जो होती है वो होती है हमारी डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। और जो एडीएच की कमी से होती है वो डायबिटीज इंसिपिटस होती है। बात करते हैं हम यहाँ पे फैट की, हमने अब कार्बोहाइड्रेट देख लिया, अब फैट की बात करते हैं। फैट जिसका फॉर्मूला होता है C57H110O6, ठीक है। क्या, C57H110O6 होता है, ठीक है, O6 होता है। और यहाँ पे अगर देखें ये रहा C57H110O6, इसके सोर्स होते हैं जैसे घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, मूंगफली हो गया, फिश ऑयल हो गया,
ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल हो गया। देखो मूंगफली जो होती है ना, जो हम खाते हैं, जो मूंगफली, इसमें फैट और प्रोटीन दोनों होता है। तो पूछा जाए कि इसमें फैट और प्रोटीन दोनों होता है, तो वो मूंगफली है। और सबसे ज्यादा हमें फैट किससे मिलता है? सबसे ज्यादा फैट हमें किससे मिलता है? घी से मिलता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो वो फैट, इसके फंक्शंस क्या है? अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन देखे, अब इसके देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है। एनर्जी प्रोवाइड करना, 1 ग्राम फैट खाने से 9.3 किलो कैलोरी मिलती है। और थर्मल इंसुलेटर का कार्य करता है, ताप रोधक का कार्य करता है। इससे मतलब हमें गर्मी नहीं लगती, गर्मी कम लगती है। तो फैट के निर्माण में 2 चीज़ों का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 चीज़ों से फैट बहुत बनता ही है, ये बात ध्यान रखें। एक होता है फैटी एसिड और एक होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो फैटी एसिड है, ये ग्रुप में आता है। किसके? एसिड का ग्रुप होता है COOH, ये उसमें आता है फैटी एसिड। ठीक है, जिस भी एसिड के साथ ये COOH लगा होता है, मतलब कोई भी एसिड है, ठीक है, उसके साथ अगर COOH लगा हुआ है उसके एक साथ, तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप में आता है। किस में आता है? कार्बोक्सिल ग्रुप में आता है। किस में आता है? कार्बोक्सिल ग्रुप में आता है। जबकि ग्लिसरॉल जो है, इसका फॉर्मूला होता है C3H8O3। क्या होता है? C3H8O3 ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है। फैटी एसिड जिस भी COOH जिस भी फैटी एसिड के साथ लग जाता है, तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप के अंतर्गत आ जाता है। जबकि जो फैट ग्लिसरॉल है, इसका फॉर्मूला होता है C3H8O3। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, जब फैटी एसिड के 3 अणु, मतलब अगर कोई फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है जिसका जो कार्बोक्सिल का ग्रुप है, अगर फैटी एसिड के 3 अणु और ग्लिसरॉल जिसका फॉर्मूला होता है C3H8O3 का एक अणु के साथ मिलते हैं, तो वसा के, जो फैट के एक अणु का निर्माण करते हैं, फैट का एक अणु बनता है उससे। फैटी एसिड हमारी प्रकृति में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो फैटी एसिड जो होते हैं ना, हमारे जो नेचर में 2 तरीके के होते हैं। तो फैटी एसिड हमारे नेचर में 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, देखो फैटी एसिड की बात करें तो 2 तरीके के फैटी एसिड होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। तो फैटी एसिड की बात करते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, फैटी एसिड की बात करें तो एक होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब देखो जो सैचुरेटेड होता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड जो होता है ना, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। जबकि अनसैचुरेटेड में इसमें कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड में ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, सैचुरेटेड, ठीक है, पॉजिटिव, लेकिन ये हानिकारक होंगे। जो सैचुरेटेड जो होते हैं ना, हमारे जो बॉडी के लिए वो होते हैं हानिकारक, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हानिकारक होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड जो होते हैं हानिकारक नहीं होते। ठीक है, और जितने भी एनिमल फैट होते हैं ना, जितने भी एनिमल फैट होते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं, ये सब फैट जितने भी होते हैं ये सैचुरेटेड फैट होते हैं, हार्मफुल होते हैं, हेल्दी होते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट में जितने भी प्लांट फैट होते हैं ये अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, ये जो है हमारा कोकोनट ऑयल जो जम जाता है, ये हमारा अनसैचुरेटेड में आ जाता है। ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड। जबकि अनसैचुरेटेड जो होते हैं, ये कोल्ड फिश लिवर ऑयल जमता नहीं है, लिक्विड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, ये लिक्विड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, ये अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन की। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, हाइड्रोजनीकरण, इसमें क्या होता है कि एक रोड होती है जिसमें हम वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल होता है, इसमें एक रोड से हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करके एक रोड होती है निकल की। ठीक है, निकल धातु का प्रयोग करके एक रोड होती है जो कैटलिस्ट का काम करती है। कैटलिस्ट प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो बड़े होने को छोटे होने में तोड़ें। ठीक है, तो वो होते हैं। इसमें हम जब इसको बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं, इस रोड को बहुत ज़्यादा हीट कर देते हो, यहाँ से वेजिटेबल ऑयल निकालते हैं, तो यहाँ पे ये वेजिटेबल घी बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है, जो ट्रांस फैट होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये होता है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होता है किस डिग्री सेल्सियस में होता है? 140 से 150 से 170 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है। ठीक है, ये धातु कैटलिस्ट का काम करके वो हमें इसमें देख लिया। ठीक है, बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन सबसे पहले इसकी खोज जे बर्जीलियस ने की थी। प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस ने की थी। ठीक है, और प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड्स होता है, बेस होता है, प्रोटीन का अमीनो एसिड्स होता है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन के कंपाउंड मिलकर अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के जब कंपाउंड मिलते हैं तो अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। यहाँ देखो ये बेस तरीके है। यहाँ पे जैसे अमीनो एसिड है, मान लो कोई अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड है। अब बहुत सारे जब अमीनो एसिड मिलते हैं
तो क्या बनाते हैं, पेप्टोन बनाते हैं। जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलेंगे तो बनाएंगे पेप्टोन, ठीक है। और जब बहुत सारे पेप्टोन मिलते हैं तो पेप्टाइड बनाते हैं, और जब बहुत सारे पेप्टाइड मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अमीनो एसिड के 50 मॉलिक्यूल्स मिलकर प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। मतलब अगर अमीनो एसिड के 50 मॉलिक्यूल्स अगर ले लूँ तो प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। हमारे नेचर में 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मिलते हैं, पहले भी देख रहे हो, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मिलते हैं। 10 प्रकार के अमीनो एसिड पहले से हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। तो चूंकि 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में मौजूद नहीं होते, और ये हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन के सोर्स की अगर बात करूँ तो सोयाबीन, पल्स, एग, फिश, पनीर, एप्पल, मटन, चिकन, ग्राउंडनट, मूंगफली, ये होते हैं। सोयाबीन का 70% प्रोटीन होता है, सोयाबीन में 70% प्रोटीन होता है। तो अमीनो एसिड का अगर मैं ये केमिकल फॉर्मूला देखूँ तो C ऊपर जो है हमारा एक हाइड्रोजन, नीचे हमारा एक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पे COOH कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे NH2 जैसा हम मीथेन कह रहे हैं। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, और इंडियन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। प्रोटीन के कम मात्रा में सल्फर नामक तत्व पाया जाता है। प्रोटीन में कम मात्रा होती है तो उसमें सल्फर नामक तत्व पाया जाता है। प्रोटीन में कम मात्रा में सल्फर नामक तत्व पाया जाता है। प्रोटीन की बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहते हैं। तो प्रोटीन में बहुत कम मात्रा में सल्फर नामक तत्व पाया जाता है। फंक्शन, शरीर वृद्धि और विकास करना, ये हार्मोन, एंजाइम, ठीक है, तथा एंटीबॉडीज़ के निर्माण में मदद करता है। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं जो हमारे डिजीज से लड़ने में मदद करते हैं। एंटीबॉडीज़ का निर्माण हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा होता है। तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण कौन करती है हमारे शरीर में, वो होती हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो WBC हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। जितनी ज़्यादा WBC उतनी ही ज़्यादा एंटीबॉडी का निर्माण, लेकिन ज़्यादा WBC के कारण कैंसर भी हो जाता है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के WBC होते हैं, जिनमें से एक लिम्फोसाइट है नामक WBC एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। देखो 5 तरह के WBC होते हैं, जिसमें से लिम्फोसाइट जो होती हैं ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। लिम्फोसाइट जो होती है एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। 5 टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं, जिसमें से लिम्फोसाइट जो होती है वो वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से 2 बीमारियां होती हैं, दो बीमारी, एक होती है मैरास्मस, ठीक है, एक होती है मैरास्मस, एक कहते हैं क्वाशियोका। ये दोनों बीमारी जो है ना बच्चों में मिलेंगी। मैरास्मस और क्वाशियोका दोनों में बच्चों में मिलती है। मैरास्मस क्या होता है, हाथ पैर दुबले हो जाते हैं और त्वचा पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, जबकि क्वाशियोका में मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती है और पेट बाहर आ जाता है, नजर होता है, ठीक है। हमारे शरीर की मांसपेशियाँ 639 हमारे शरीर में मांसपेशियाँ हैं, 639 है, कितनी है, 639, ओके। देखो यहाँ पे एक वन लाइनर है, कैरोटीन मिल्क का येलो कलर किसके कारण होता है। अगर मिल्क का येलो कलर हो गया तो वो एक पदार्थ होता है, वो होता है कैरोटीन, इसके कारण होता है। मिल्क में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन। तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन। और बाल या नाखून जो होता है उसमें कैरेटीन होता है, जबकि मांसपेशियों में मायोसिन होता है, ठीक है। और जबकि क्रोमोसोम, DNA और जीन में हिस्टोन होता है, और हड्डियों बोन्स जो होते हैं ओसिन होता है, और एग जो होता है वाइट के हिस्से में ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि प्रोटीन जब टूटता है पेप्टाइड में, या यहाँ से देख लो, अमीनो एसिड जब टूटता है पेप्टोन में, अमीनो एसिड बनता है पेप्टोन में। देखो प्रोटीन जब टूटता है पेप्टाइड में, तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने के लिए, ध्यान रखना है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो है पैप्सिन एंजाइम। प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो है पैप्सिन एंजाइम, ठीक है। और पैप्सिन एंजाइम ये गैस्ट्रिक जूस, जठर रस में होता है। किस में होता है, जठर रस में होता है, गैस्ट्रिक जूस में होता है, ठीक है। ये और बनता कहाँ है, ये अमावस्या में पैंक्रियाज में होता है। किसमें, अमावस्या में पैंक्रियाज में होता है। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में अगर तोड़ रहे हैं तो पैप्सिन एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और पैप्सिन एंजाइम जो है जठर रस में मिलता है, पैंक्रियाटिक जूस में मिलता है, और ये कहाँ बनता है, पैंक्रियाज में मिलता है। जबकि अगर पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ रहे हैं तो ये पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो है ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन। 2 एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन की जरूरत पड़ती है, और ये दोनों अग्नाशय
अग्नाशय में मिलते हैं। ये किसमें मिलता है? दोनों अग्नाशय में मिलते हैं। जबकि पेप्टोन को अमीनो एसिड में तोड़ने के लिए इरिप्सिन एंजाइम की जरूरत पड़ती है। जबकि पेप्टोन को अमीनो एसिड में तोड़ने के लिए इरिप्सिन एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ये जो है हमें इंटेस्टाइन जूस में मिलता है, इंटेस्टाइन या आंत रस में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? आंत रस में मिलता है, इंटेस्टाइन जूस में मिलता है। और ये छोटी आंत में बनता है, इंटेस्टाइन जूस छोटी आंत में बनता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इरिप्सिन एंजाइम क्या हो गया? पेप्टोन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। तो ध्यान रखते हैं ये तीनों। तो जब हमारा शरीर अमीनो एसिड को यूज करता है, मतलब जब हमारा शरीर जो है अमीनो एसिड को यूज करता है, जब हमारा शरीर अमीनो एसिड को यूज करता है तो एक पदार्थ बनाता है जिसका नाम है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। जब हमारा शरीर अमीनो एसिड को यूज करेगा तो रिलीज भी करेगा तो एक अमोनिया बनाता है। ठीक है, अमीनो एसिड को यूज करते तो अमोनिया बनता है, अमोनिया को यूज करते तो यूरिया बनता है। तो अमीनो एसिड को यूज करें तो अमोनिया बना, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारे शरीर का सबसे वैशिला पदार्थ कौन सा है? अमोनिया ही है, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, और जैसे कि हमने देखा भी था कि जब हम अपना अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना रहे थे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर रहे थे और यहाँ पे फिर NH3 भी लिख रहे थे और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप भी लिख रहे थे। तो NH3 इसमें होता है अमीनो एसिड, तो NH3 होता है। और यूरिया बनता है, अमोनिया को यूरिया में लीवर बदलता है। अब भाई ये अमोनिया है, अब ये बहुत जहरीला पदार्थ है, तो अब इसको निकालना भी है। तो लीवर क्या करता है? इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, जिसको कहते हैं NH2, इसको कहते हैं NH2। और अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर ही करता है। अमोनिया का दूसरा नाम जो आगे देखें तो अमोनिया का दूसरा नाम आंसू गैस भी है। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। NH2 देखो, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, या CH4N2 जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। CH4N2 इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। CH4N2 जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। CH4 जिसे मीथेन कहते हैं और N2 जिसे नाइट्रेटस ऑक्साइड कहते हैं। CH4 जिसे मीथेन कहते हैं और N2 जिसको नाइट्रेटस ऑक्साइड भी कहते हैं। तो वो मीथेन जो होती है इसके दूसरे नाम जैसे कि गोबर गैस हो गया। ठीक है, गोबर गैस हो गया, मास गैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया, धान के खेतों से निकलने वाली गैस है वो मीथेन ही होती है। ठीक है, जैसे CH4। जबकि नाइट्रेटस ऑक्साइड N2 ये इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, नाइट्रेटस ऑक्साइड को N2। और N2 का प्रयोग एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है। किसके? एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है। ठीक है, देखो SO2 और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड है। SO2 और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जबकि SO2 और NO2 ये नाइट्रेटस ऑक्साइड है और ये एसिड रेन अगर करवानी है तो SO2 और NO2 का यूज़ किया जाता है, जो कि अभी हाल ही में करा गया था। SO2 NO2 नाइट्रेटस ऑक्साइड है जो एसिड रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर था। और आज हमें अगली बार हम जो है विटामिन्स देखेंगे और विटामिन्स के बाद हम आई वगैरह के बारे में देखेंगे और बहुत सारे विटामिन्स देखेंगे, विटामिन ए, विटामिन के, E, ये सब देखेंगे। मिनरल्स के बारे में देखेंगे। मिलने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे बढ़ेंगे। तो ये हम पूरी सीरीज़ को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।